महासभा ने जिस प्रकार से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे जो लोगों का सम्मान किया है, मैं हाथ जोड़ के आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और वो अपडेट कर दो भाई। मेरा बहुत आपको ना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब भी देश भर और दुनिया भर में मैं जाता हूँ और यहाँ के नौजवानों को मिलता हूँ, कई विश्वविद्यालयों में मिलता हूँ, प्रोफेशनल सर्विसेज में मिलता हूँ, सरकारी सर्विस में मिलता हूँ, तो मुझे हमेशा गर्व की अनुभूति रही है कि मेरे परिवार का और मेरा नाता इस आशीर्वाद के साथ जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया और वो संकल्प उन्होंने देश के सीमावर्ती क्षेत्र के जो हमारे 1400 गांव हैं, अक्सर हम ये कहते हैं कि ये गांव हिंदुस्तान के सीमा पर माने आखिरी छोर पे बसे हुए हैं। मोदी जी ने उस धारणा को बदला कि इसको अंतिम गांव नहीं कहेंगे, ये भारत का पहला गांव होगा, और सब मंत्रियों को भेजा कि आप उन गांव का दौरा करके आए। मेरा एक सौभाग्य रहा कि मेरी जिन गांव में ड्यूटी लगी वो लद्दाख एरिया में लगी, लद्दाख के भी उस एरिया में लगी जहां पर चुशूल गांव जहां पर स्थित है। और मैं जब लेह से निकला तो 6-7 घंटे की यात्रा करके मैं जब चुशूल पहुंचा तो मेरे मन में इतनी भावनाएं उभरी। किस तरीके से हमारे रेजिमेंट के लोगों ने 1962 में जब आज पहुंचना इतना दुर्गम लगता है, अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए भारत माता की रक्षा करने के लिए एक अतुलनीय बलिदान दिया। मैं उनको नमन करता हूं, उनको अभिनंदन करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे वहां पर अभी बहुत अच्छा म्यूजियम बनाया है, उसका नाम भी यही धाम रखा है। और मैं सच कहता हूं कि मेरी श्रद्धा, मेरी भावना उन लोगों के साथ और इस इलाके के साथ बहुत ज्यादा नमन योग्य हुई। लेकिन मैं कुछ और भी बातें आपके साथ करने आया। आप ये मान के चलना कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हिंदुस्तान में जिन क्षेत्रों ने बहुत तेजी से और जिन शहरों ने बहुत तेजी से विकास किया है, उसमें हमारा गुड़गांव का क्षेत्र है और उसका प्रभाव रेवाड़ी, धारवेड़ा, रेवाड़ी। हम एक ऐसे क्षेत्र में निवास करते हैं जहां पर यह माना जाता है कि भारत में और भारत के द्वारा दुनिया में सर्वाधिक विकास की संभावनाएं हैं, तो वो विकास की संभावनाएं इन क्षेत्रों में। आप ये मान के चलना कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब 10 साल पहले वो सरकार में आए थे तो हिंदुस्तान को कहा जाता था कि हिंदुस्तान दुनिया की 5 डगमगाती अर्थव्यवस्थाओं में है, और आज दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है, तो वो भारत की अर्थव्यवस्था है। और जब मैं कह रहा हूं कि भारत की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है, तो आप ये मान करके चलना दुनिया के भारत के सबसे बढ़ते हुए 5 प्रमुख शहरों में है, तो हमारा इलाका और हमारा अहीरवाल का इलाका है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि तरक्की की रफ्तार को अगर ढूंढना है, ये जो भवन आपने बनाया है, इस भवन का उपयोग
उस वैश्विक नेतृत्व को, उस औद्योगिक नेतृत्व को, उस सामाजिक और सांस्कृतिक नेतृत्व को लेने वाले और कैपेसिटी बिल्डिंग करने वाले नौजवानों के लिए होना चाहिए। और आप ये मान के चलो, आप लोगों को कुछ चीजों पे बड़ा गर्व करना चाहिए। महेंद्रगढ़ जिले के अलीपुर गांव में गुरुकुल से पढ़ा हुआ व्यक्ति दुनिया में योग की क्रांति ला करके न्यूयॉर्क में जाके अगर अपना शेयर मार्केट में अपने शेयर के लिए घंटी बजा सकता है तो रामदेव जी विकास के हमारे सबसे बड़े उदाहरण। आप कल्पना करो, हमारी पीढ़ियों ने कभी शेयर नहीं देखे, होते क्या है। और इतनी बड़ी क्षमता कोई बहुत बड़ा IIM और IIT से शिक्षा लेकर के नहीं, लेकिन अपनी एकाग्रता से, अपनी योग से, अपने कौशल से, अपने धैर्य से पूरे भारत में जो एक नया उदाहरण स्थापित किया है। मुझे लगता है इस इलाके के हर नौजवान को ऐसा उद्यमी बनने की प्रेरणा मिली। आप ये मान के चलिए कि हमारे यहां से पद्मश्री मिले, पद्म भूषण मिले, किनको मिले? साहित्य के क्षेत्र में काम करना, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करना, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में काम करना। आने वाली दुनिया ये नई इकोनॉमिक ताकत पर खड़ी होने वाली दुनिया है। इसको सामान्य विषय के साथ आप छोड़ नहीं सकते। मेरा तो यह सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे भारत का पर्यावरण मंत्री बनाया, और पर्यावरण मंत्री बनने के बाद मैंने दुनिया के लगभग 30 से 40 शहरों का भ्रमण किया। पिछले 3 वर्षों में दुनिया में पर्यावरण को लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय वार्ताएं चलती हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उस अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में मेरे को भाग लेने का अवसर मिला। और मेरे को देखने के बाद लगा कि हमको भी अगर विकास के लिए आगे जाना है तो अपनी दृष्टि और दृष्टिकोण को बदलना होगा। आप ये मान के चलिए कि ये जो रटा रटाया संसार 40, 50, 60, 100 सालों से जिसके बीच में आप रह रहे हो, ये दुनिया नहीं है। अगर आपको लगता हो कि आप ये व्हाट्सएप देख करके और कोई बहुत ज्यादा जानकारी लग गई, तो दुनिया नहीं है। ये दुनिया वही है जो अपने चित्त को और मन को एकाग्र करके कोई भी लक्ष्य हासिल करके आर्थिक और सामाजिक रूप से दुनिया में अपना झंडा गाड़े, वो वाली दुनिया है। और इसको जीतने का संकल्प हमारे नौजवानों को, लड़कों को, लड़कियों को लेना। हमारा कोई इतिहास 100, 200, 500 साल का नहीं है। आप ये मान के चलो कि जिन योगेश्वर कृष्ण के नाम पर आप ये भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, संसार ने इतनी तरक्की करी है, साइंस ने इतनी तरक्की करी है, लेकिन वो आज भी ये नहीं तय कर पाया है कि इतनी तरक्की करने के बाद भी क्यों मनुष्य का मन हमेशा बेचैन रहता है। पश्चिम की दुनिया काफी साइकोलॉजी पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन अब दुनिया को ये समझ में आ रहा है कि सारी तरक्की करने के बाद मनुष्य का बौद्धिक पक्ष, इंटेलेक्चुअल आगे कर सकते हैं, मनुष्य का शारीरिक पक्ष आगे कर सकते हैं, आर्थिक पक्ष आगे कर सकते हैं, लेकिन भावनात्मक पक्ष को अगर नियंत्रण किया जा सकता है तो विद्या केवल योग, सांख्य और भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए गीता के उद्देश्य में। ये इतना बड़ा संसार का मैनेजमेंट का ग्रंथ है, ये इतना अपने आप को सेल्फ प्रिपरेशन करके दुनिया के सामने रखने का मंत्र है। ये कहा भी जाता है और महाभारत में कहा भी गया है कि सांख्य से बढ़कर के ज्ञान नहीं है और योग से बढ़कर के बल नहीं है। ये परंपराएं आर्य समाज के कारण हमारे इलाके में आई थी। हमने इस इलाके में उन परंपराओं के कारण आडंबरों को छोड़ने का काम किया, रूढ़ियों को छोड़ने का काम किया, लड़कियों को पढ़ाने का काम किया, नशा मुक्ति के लिए काम किया, समाज में नए संस्कारों, गीतों और प्रवचनों को आगे बढ़ाया। लेकिन पिछले 10-20 सालों में ये खुशी की बात भी है कि हमारे इलाके में बहुत धन संपदा और पैसा आई है, जमीनों के दाम भी बढ़े। मैं इससे खुश हूं, लेकिन मेरे को लगता है कि ये सारी धन संपदा आने के बाद
जो जोश हमारे में आया है उसमें होश को अब लाना, उसमें वापस से उस नए मूवमेंट को, नए विषयों को, नई चीजों को चलाना होगा। क्योंकि हम कोई एक या दो व्यक्ति के हिसाब से 10, 20, 5, 50 साल के लिए समाज नहीं चलता। आने वाली दुनिया को जीतने के लिए अपने नौजवानों का वो शारीरिक, मानसिक, उसके साथ साथ आध्यात्मिक रूप से हम उत्थान करें, उसके लिए हमको काम करना है। अगर भवन बना लिया, भवन में बहुत सारे विषय खड़े करें तो वो तो अच्छा है, भवन एक्टिविटी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर एक्टिविटी केवल बातचीत, राजनीतिक आलोचना, समालोचना, एक दूसरे को ऊपर नीचे करने में रहेगी तो फिर तो यही कहा जाता है कि बहुत सारे स्तूप हिंदुस्तान में और बौद्ध धर्म जापान में। खाली स्तूप बना लेने से, बिल्डिंग बना लेने से गौरव तो होता है, अच्छा तो लगता है लोगों को। मेरी बातें जरा स्पष्ट है, लोगों को अच्छा लगता है कि मेरे को बड़ा गौरव हुआ। लेकिन जिन्होंने इस भवन को खड़ा किया है, जिन थिंक टैंक ने इस भवन को खड़ा करने का विषय दिया है, मुझे आज जान करके बहुत अच्छा लगा कि अब आप यहाँ पर मेडिकल की एक्टिविटी को चला रहे हैं, आप यहाँ पर लाइब्रेरी के विषय को चला रहे हैं, और ये चलाने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आज की शिक्षा पद्धति में जो सबसे बड़ी चुनौती, जो हमारी शिक्षा पद्धति का कमर्शलाइजेशन है, हम बच्चे को भी एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उसका व्यक्तित्व नहीं बनाना चाहते। प्रोडक्ट और व्यक्तित्व में अंतर होता है। प्रोडक्ट बनकर आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का पैकेज पालोगे। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं, मिलता हूं, बातचीत करता हूं। ये प्रोडक्ट पढ़ के अपनी जमीन से कटने का काम हम कर सकते हैं। हमको केवल बच्चों को प्रोडक्ट नहीं बनाना है, हमें उन्हें पर्सनैलिटी बनाना है, व्यक्तित्व बनाना है। इस अंतर को समझने का काम करना। और ये जो व्यक्तित्व बन सकता है, ये सीधे सीधे अहिरवाल में अगर हम वापस से गीता के स्वाध्याय को शुरू करेंगे, तभी योगेश्वर कृष्ण के इस भवन से हम नई परंपरा का सूत्रपात कर सकते हैं, जिसके लिए बाहर के आडंबर की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए कोई नारे की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए सीधे अपने व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। रणवीर सिंह कह रहे हैं प्लास्टिक के विषय को लेकर, पर्यावरण एक बड़ा विषय है और इसलिए बहुत सारे विषय हैं। आप लोगों ने भी मुझे ज्ञापन दिया तो उस पर विचार करेंगे, संवाद करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमको एक जगह पे बंद करके ना रह जाए, हमको एक विषय से बंद के ना रह जाए। हमें एक बड़े व्यापक तरीके से समाज में नए विषयों को खड़ा करना होगा। खेल बहुत बड़ी चुनौती है, दुनिया के उद्योग बहुत बड़ी चुनौती है, डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चुनौती है, लैंग्वेज में कॉम्पिटेंसी आना बहुत बड़ी चुनौती है, चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़ना बड़ी चुनौती है। और हम हमेशा आप ये मान करके चलना, क्या मैं तो बहुत ज्यादा गोवर्धन की परिक्रमा करता हूँ, क्यों हजारों साल लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं? क्योंकि गोवर्धन में श्री कृष्ण ने समाज के सभी वर्गों को अपना आश्रय दिया। हम जब आगे काम करने के लिए निकलते हैं तो ताकत अपने समाज की मिलती है, लेकिन हम आश्रय समाज के सभी वर्गों को, सबके लिए गोवर्धन उठाने का काम किया, इसलिए आज तक हम उसकी परिक्रमा करते हैं। ये भाव बड़ा और इस भाव का लक्ष्य बहुत बड़ा है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा पूरे देश ने राम जन्मभूमि के गौरवशाली क्षणों को देखा। आप ये मान के चलिए कि 500 साल पहले इस देश के जो मूल सांस्कृतिक तत्व थे, जिस पे निष्ठा रख के, जिस पे विचार रखकर लोग अपने जीवन को दिया करते, हम अपने यहाँ रामायण और महाभारत को इतिहास मानते हैं, ऐसे विषयों को चुन चुन करके तोड़ने का प्रयास किया। हमारा शासन नहीं रहा, जिनका शासन रहा उन्होंने कभी समाज की बात को माना नहीं, समाज संघर्ष करने की भावना को कभी छोड़ नहीं पाया। और 500 साल पहले मैं इस मैटर में लॉयर रहा, 20 साल तक इस केस में लगातार मैं लखनऊ हाईकोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक रहा। लिटिगेशन के बारे में देखे, जब
मुगलों के जाने के बाद जब ब्रिटिश राज आए तो पहली बार 1885 में पंडित हरे कृष्णदास शास्त्री के अदालत में उस समय के दीवानी कोर्ट अयोध्या में अर्जी दाखिल की गई। 1936 में की गई, 49 में की गई, 51 में की गई, 61 में की गई, 81 में देवकीनंदन जी ने केस लगाया। जो भी सॉवरेन शासन होता है उससे समाज लगातार अपनी आकांक्षाओं के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपनी मॉरलिटी के लिए, अपने जीवन के लिए लगातार संघर्ष करता रहा। 500 साल बाद जो सांस्कृतिक चेतना हमारे अंदर होनी चाहिए उसके पुनर्जीवन का विषय ये 22 जनवरी को राम मंदिर की स्थापना के साथ आया। ये बहुत बड़ी चुनौती का समय हमारे सामने, क्योंकि जिन मूल्यों को हम लेकर के आगे गए हैं उन मूल्यों के आधार पर आने वाले समय के भारत की रचना करनी। आने वाले 25 साल ये भारत के अमृत काल के। इस समय हम 2047 के विकसित भारत की बात करते हैं। यहां पर हम सभी पार्टियों के लोग बैठे हैं। विकसित भारत होने में किसी को असंतोष होना ही नहीं चाहिए। विकसित भारत आप राज में आके करो, हम राज में आके करें, तीसरा आदमी आके राज में करे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विकसित भारत का संकल्प पूरा कैसे करेंगे? और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत में हमारा समाज कैसे होगा? विकसित भारत के उद्योगों में हम कहाँ होंगे? विकसित भारत की शिक्षा में हम कहाँ होंगे? विकसित भारत की बढ़ती हुई महिलाओं में हम कहाँ पर होंगे? ये बहुत बड़े आयाम है। आपका समाज छोटा है, आयाम बड़े हैं। इतने बड़े आयाम है कि हम कितनी तरक्की करना चाहें उतनी तरक्की कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है, मैं जितना अहिरवाल के लोगों को देखा है, मिला हूं और जितना मैं जानता हूं कि हम कितना ही कर लें, 140 करोड़ तो नहीं है, लेकिन हमारी ताकत इतनी है कि अगर हम अपने गुण और क्षमताओं का विकास करें तो 140 करोड़ का अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व करें। इतनी ताकत इस इलाके के नौजवानों में। आपने यहां पर मेरे सामने कुछ विषय रखे। सबसे पहले तो आपने कहा कि यादव कल्याण सभा के सभागार की फर्निशिंग करवाना, तो कभी कभी संयोग होता है, हम कोई चीज की अपेक्षा करते हैं, परमात्मा किसी को भेज देता है। भेजा तो नहीं है। हमारे दीपक यादव जी यहाँ पर है। दीपक जी आओगे? आ जाओ। दीपक जी मेरे को बिहार में मिले थे। मैं पार्टी का बिहार का प्रभारी हूँ। नेपाल के पास का इलाका है वाल्मीकि नगर बड़ी सेंचुरी भी है। और उस सुदूर इलाके में जाकर दहीना से जाकर के दीपक जी ने सबसे बड़ी चीनी की मिल की स्थापना वहां पर करी है। आज उनकी 400 करोड़ की जो चीनी की मिल है वहां के सारे क्षेत्रों की सेवा कर रही है। इवन अंग्रेजों के समय में भी जब से पहले चीनी मिलें लगी थी तो भारत में सबसे पहले चीनी मिल उसी क्षेत्र में लगी थी। दीपक जी आइए, राव साहब आइए। जे.एस. यादव जी दहीना से। तो मैंने अभी दीपक जी से आग्रह किया, हमारे अध्यक्ष जी ने, दीपक जी माइक पाइए, मैंने भी आग्रह किया और हमारे प्रधान जी ने भी आग्रह किया। बजट भी बहुत बड़ा रख दिया, छोटा मोटा बजट नहीं रखा। तो मैंने कहा भाई दीपक जी अब आप आए हो, बिहार से आए हो, हमारे साथ वहां भी पार्टी में काम किया है। दीपक जी ने बच किया। एक बार आप जोरदार तालियों से आमंत्रित करें। मना भी ना कर सके। मैंने दीपक जी से कहा भाई दीपक जी कितनी मदद करोगे? 4 करोड़ लगेगा तो भाई दीपक जी आप इतनी मदद कर सकते हो, आप भी सबको बताओ जरा पढ़ो। हमारे पूर्व बिहार के प्रभारी और हमारे अगवा और इस समारोह के चेयरमैन, हमारे देश के पर्यावरण मंत्री और हमारे मार्गदर्शक जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हमारे भूपेंद्र जी को और
रामवीर जी ने यहाँ पे कुछ विषय रखा कि मैं 20 साल बाद अपनी धरती पे आया हूँ। मेरे पिताजी यही ढैना गांव को बिलोंग करते हैं और मेरी माँ रामपुरा रेवाड़ी की है। और पिछले साल कुछ बीमारी से संघर्ष करते 2 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया। तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि उनके नाम से कुछ कार्य उनकी भूमि में किया जाए। तो सर के निर्देश पे और आपके सभा के सब जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके कहने पे और आपके कहने पे जो भी इस भवन को बनाने में जो कुछ भी लगेगा वो हम करेंगे। सर और बहुत धन्यवाद। मेरे बेटे सबको नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय हो। मेरे बेटे ने इस 21 साल का पूरा मतलब है पूरा पर्यावरण कराने के लिए सारा इंतजाम करेंगे और मैं इनके लिए तैयार हूँ। मैंने एक बार से रिक्वेस्ट की थी और एस्टिमेट बताया गया था, उन्होंने सारा मान लिया। आपको 4 करोड़ बताया था, 4 करोड़ देकर मुझे मान लिया। बहुत बहुत धन्यवाद है और आप सुंदर तरीके से भारत माता की दीपक जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपको बुलाते रंग सिंह एक बार सम्मान कार्यक्रम के अध्यक्ष। वो 2 कह रहा था। आप सभी की ओर से बहुत बहुत सम्मान करते हैं और आपको शुक्रिया अदा करते हैं। समाज के इस दानवीर परिवार का सम्मान करते हुए सभा गौरवान्वित अनुभव कर रही है। ये श्रेय जाता है भूपेंद्र यादव जी को कि उन्होंने आज की इस आयोजन में ऐसे प्रतिनिधियों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया जो इस महायज्ञ में बड़ी आहुति है। एक बार पुनः एक आभार ज्ञापित है। दूसरा विषय आपका IIT बावर में नर्सिंग कॉलेज को खोलने का था। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के द्वारा हम बेड का हॉस्पिटल बना रहे थे। मैं जब निरीक्षण करने के लिए आया तो मैंने देखा कि सबसे ज्यादा हमारे हाईवे पे जो एक्सीडेंट होते हैं इसका ट्रॉमा सेंटर भी कहीं नहीं। और से बात करके मैंने उसमें एक 50 बेड का ट्रॉमा सेंटर भी अब हमने ESIC अस्पताल में बनाने का जहाँ तक नर्सिंग कॉलेज की बात है तो बड़ोड़ा गांव के लोग आएंगे तो निश्चित रूप से सरकार की तरफ से उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम हम करेंगे। दूसरा ESIC का झगड़ा के अस्पताल का विषय है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुड़गांव में 150 बेड का अस्पताल, उसके बाद 20 किलोमीटर पे आओगे तो मानेसर में मुख्यमंत्री जी के साथ मैंने एक 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ESIC का स्वीकृत कर दिया, उसका भी टेंडर पड़ गया। उससे आप आगे आओगे तो धारगढ़ में 150 बेड का, उसके बाद फिर हमने निवाड़ी में 150 बेड का, उसके बाद फिर 2 अस्पताल, एक बहरोड में और एक नीमराणा में, वो भी ESIC का हमने स्वीकृत कर दिया है और अलवर में फुल फ्लैट मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिया। अलवर वाले कहते थे कि ये सुपर स्पेशलिटी का अस्पताल है, इसमें धारगढ़ से उधर से लोग जाएंगे, इनकी क्या व्यवस्था करिए। तो रामेश जी यहाँ पर बैठे हैं, पिछले 1 साल पहले मैंने निर्देश दिया था, तो हमारी बसें नियमित रूप से सारे मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट अलवर मेडिकल कॉलेज से ESIC के अस्पताल में लेकर के जाने का काम किया। ये लेबर कोर्स का विषय यहाँ का है, लेकिन मुझे पता है धारगढ़ के प्रदूषण के पानी का बड़ा विषय है। मैं बीच में धारगढ़ गया भी था, बात भी करी थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब भाजपा की सरकार है, दोनों जगह भाजपा की सरकार है।
तो मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं दोनों सरकारों से बात करके और धारणा के लोगों के साथ स्थानीय लोगों से बात करके हमारे एनसी संघर्ष समिति के लोग कर्नल साहब यहाँ बैठे हैं, लगातार दिल्ली मेरे पास आए, मनसुख मांडविया से मिले और आज हमें खुशी है कि ये सारा विषय आप लोगों के कारण, हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण हमारे इलाके में होने जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरा मानना है कि महासभा इस बात को शुरू करे। सफल होना ही जीवन में काफी नहीं होता है, सार्थक होना काफी होता है। सफलता तो मिल जाती है, कई बार लॉटरी भी लोगों की खुल जाती है, लेकिन केवल पैसा आना, सफलता होना ये किसी भी जीवन का श्रेय नहीं होता है। सार्थक होना जरूरी है। सार्थक होने का अर्थ है अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ और अपने इलाके के साथ आप क्या कर सकते हैं वो हम पूरा करेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि इन सब विषयों को आगे बढ़ाकर आने वाले समय हम समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप लोगों ने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत आभार, आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और कोशिश करता कि कहीं भी रहूँ देश में, कहीं भी घूमता रहूँ, लेकिन इलाके के लोगों के लिए, इलाके की तरक्की के लिए हमेशा आपके साथ रहूँगा। जय हिंद, जय दो ग्रुप फोटो के साथ बेटे बैठे हैं, लाइन ऑफ बैठ जाए, घुटनों में बैठे सब बच्चे, संगीता मैडम लाइन करें बच्चों को, पहली लाइन आगे बैठेंगे बेटियां। और मंत्री जी ने आग्रह किया कि दो ग्रुप फोटो करेंगे हम, एक बार इन बेटियों की जोरदार ताली। चलिए बेटा, नहीं अब सेकंड ग्रुप आए, सेकंड ग्रुप आए और बाएं दाएं जहां भी आपको स्पेस मिले। हाँ बेटियां आप बैठा दो ना भाई। एक बार हमारे सीनियर ग्रुप के लिए भी अभी इनकी प्रस्तुति होनी है आपके साथ, और हमारी एक बार कार्यकारिणी आ जाए पूरी, लेकिन कार्यकारिणी के लिए नियम है 60 साल से कम उम्र के जो हैं वो यहाँ आएंगे 20 लोग नीचे, और 60 साल से ज्यादा उम्र के मंच पे नहीं। कार्यकारिणी यादव कल्याण सभा एक ग्रुप फोटो के लिए मंच पर आमंत्रित है। पूरी कार्यकारिणी जहां भी आप दायित्व निभा रहे हैं वो चल के आ जाए एक बार जल्दी से। सर आप सर ये तेज कदमों से चल रहे मेरे साथी नीचे, 60 से कम उम्र के आप जवान आदमी एक ग्रुप फोटो करेंगे सर, हमारे बंधु बड़ा फोटो होगा, किसी ने फोटो देना पड़ेगा। इनको आगे से कर दो सर, थोड़ा आगे कर दो, आगे कर लो ना सर, आगे। यादव कार्यकारिणी जो है, पूरी यादव कार्यकारिणी और भूपेंद्र सिंह यादव केंद्रीय मंत्री, भाई पीछे हो जाओ। मेरा निवेदन है सभा के जितने भी कार्यकर्ता बाएं दाएं हैं, एक ग्रुप फोटो कर रहे हैं हम, और इसी में स्मृति चिन्ह अध्यक्ष महोदय भेंट करें। भाई पीछे डॉक्टर एल.एस. यादव जी स्मृति चिन्ह भेंट करवाएं। अभी आए हम लेट इसको गोल सर्कल कर सकते हैं। बाबू जगजीत जी, नरबीर सिंह जी और स्मृति चिन्ह भेंट करते बैठे हुए हैं जो इस हुए प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं। और ये डॉक्टर अरविंद यादव, विक्रम यादव, रणधीर कापड़ीवास, सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। और मुख्य अतिथि महोदय का स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं।
इस समय कार्यकारिणी मंच पर है, आपके परिचय कार्यकारिणी से वो इसलिए ये परामर्श किया गया है सभी को। और इससे पहले अगला पक्ष हम प्रारंभ करें, एक सांस्कृतिक प्रस्तुति हमारी बेटियां रखेंगी और फिर हम दूसरा सम्मान पक्ष जिसमें हमारे डॉक्टर अरविंद यादव जी, कापड़ीवास जी, विक्रम यादव जी, रामवेद यादव जी अलंकृत करेंगे। महेंद्र लाल दास जी का सुभाषिस के साथ कार्यक्रम संपन्न होगा। भोजन सभी भोजन लेकर जाएंगे, समारिका सभी को भेंट की जाएगी। और अब मैं बेटियों को आमंत्रित करता हूँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए। बेटियां मंच पर सादर आमंत्रित हैं।